हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर डिवाइड करूँ मैं तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला पार्ट होता है इसके अंदर यूनिट्स वाला पार्ट, जिसमें हम लोग यूनिट को समझते हैं। ये वाला पार्ट हमारे पूरे फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम यूनिट्स को जानते नहीं है, यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो पूरे फिजिक्स में परेशान होते हैं। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर बच्चे को जानना ही चाहिए। इसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये जो 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट में से एटलीस्ट 2 पार्ट से सवाल हर एग्जाम में आते हैं। इन 3 में से किसी भी 2 पार्ट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो या जेईई मेन का एग्जाम हो, यहाँ तक कि जेईई एडवांस का एग्जाम। जेईई एडवांस के एग्जाम में भी हर साल यूनिट डायमेंशन से, मेजरमेंट से सवाल आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत थोड़ा सा पढ़ने से बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें गेन कर पाते हैं, अगर परसेंटेज की बात करें तो। अगर हम लोग एक मोशन की स्ट्रेट लाइन ले लें, काइनेमेटिक्स ले लो, काइनेमेटिक्स को हम लोग खूब सारा पढ़ लें, बहुत पढ़ाई कर लें काइनेमेटिक्स के अंदर, और उसके कुछ क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे कोई गारंटी से नहीं कह सकते हैं। लेकिन यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है, अगर इसको ढंग से कर लेते हो तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। कम पढ़ने के बाद भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफी बड़े बड़े चैप्टर जितने मिलते हैं और हो भी जाते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स के ऊपर हमको बहुत फोकस करना चाहिए। तो इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है यूनिट डायमेंशन में, पहला स्टार्ट हो रहा है डायमेंशंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझते हैं इसको कि डायमेंशंस है। हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की। कौन से पढ़े थे? एक पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, पहला पढ़े थे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता था? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करें, खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते थे हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरे थे हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होते थे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल करके बनते थे। ठीक है, दुनिया में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ऐसा एसआई सिस्टम बोलता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलता है कि दुनिया में सिर्फ 7 ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो अपने आप में सफिशिएंट है, जिनको डिराइव करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में सफिशिएंट है। ऐसे कितने हैं? 7। और उसके अलावा दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब के सब उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनती हैं, और उन्हें हम कहते हैं क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन से हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया गया कि हमारे पास है मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कह लीजिए, या टेम्परेचर मैं बोल देता हूं बस, टेम्परेचर। उसके अलावा होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और फिर है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद से क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर कैसे बताता है? कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी इन्हीं से मिलकर के बनी है, तो इनसे मिलकर के बनी है, तो इनमें से किससे मिलकर के बनी है? 7 से तो मिलकर के नहीं बनी है, कोई इन दोनों से मिलकर बना है, कोई इन दोनों से मिलकर बना है, कोई इन तीनों से मिलकर बना है, कोई इन 4 से मिलकर के बना। तो किससे मिलकर के बनी है, और साथ में उसकी कितनी मात्रा उसके अंदर शामिल है, कितना अमाउंट में मिलकर बना है। मतलब उसके अंदर मास है और लेंथ है। ठीक है, मास कितना, लेंथ कितना, मास और लेंथ का क्या कॉम्पोजिशन है उसके अंदर, वो कॉम्पोजिशन कौन बताता है? डायमेंशंस बताता है। आई बात समझ में? तो डायमेंशंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? हम बोलते हैं कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है? आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। डायमेंशंस क्या है? जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को ये बताना चाहें कि वो कौन से बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल को ही बेस कहते हैं, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी से मिलकर के बना है, और उन क्वांटिटीज के कितने पावर हैं, उन पावर्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। समझते हैं कैसे? देखिए, मैं एक क्वांटिटी लेता हूं यहां पर, मान लीजिए मैंने लिया स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब कि स्पीड के अंदर 2 क्वांटिटीज है, पहला है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। इन्हीं डिस्टेंस और टाइम से मिलकर के बनता है स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस क्या है? ये लेंथ है। डिस्टेंस हमारा क्या है? लेंथ है, और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। और दूसरा क्या है? टाइम। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये स्पीड हो गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ये स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी हो गया जो लेंथ पे और टाइम पर डिपेंड करता है। ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा, इनके कितने पावर पर डिपेंड करता है? यहाँ पे डायमेंशंस का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। उन पावर्स को बताइए कि कितने पावर पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं उसको देखूं यहाँ पर, तो क्या मैं बोलूंगा? स्पीड जो है लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर लेंथ के 1 पावर पर डिपेंड करता है,
और टाइम को मैं न्यूमरेटर में लेकर के अगर जाऊंगा तो यहाँ पर पावर है 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये टाइम के -1 पावर पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या लिखूंगा, स्पीड के डायमेंशंस क्या होते हैं, मैं बोलूंगा डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 in length एंड -1 in टाइम। स्पीड के डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ में कितने हैं 1 और टाइम में कितने हैं -1। तो देखो, अब देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है। डायमेंशंस क्या होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के वो पावर्स किसके पावर्स, बेस क्वांटिटीज के पावर, जिनकी जो बेस क्वांटिटीज के ऊपर लगाई जाती हैं। किस लिए लगाई जाती हैं, टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। कौन सी, ये फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां से मैच करो, ये स्पीड हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, लेंथ और टाइम। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो देखता हूं कि यहाँ पर लेंथ का पावर 1 आता है और टाइम का पावर -1 आता है। तो मैं स्पीड का डायमेंशन क्या बोलूंगा, स्पीड का डायमेंशन है लेंथ में 1 और टाइम में -1। ये डायमेंशन हो गया। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो तुमने लिया एरिया, मान लो एरिया लेते हो, तो एरिया के लिए मैं कोई फॉर्मूला सोचूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में सोच लेता हूं। मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये देखिए, ये हो गया लेंथ और ये मान लो हो गया ब्रेड्थ। तो ये लेंथ जो है ये रेक्टेंगल का, ये क्या है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, इसको हम लोग बोल रहे हैं लेंथ, ठीक। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ भी तो एक तरह से लेंथ है। इस वाले लाइन सेगमेंट की लंबाई को हम लोग बोल रहे हैं ब्रेड्थ, मतलब चौड़ाई, और इस वाले लाइन सेगमेंट की लंबाई को बोल रहे हैं लेंथ। तो ये जो बी है, बी भी तो लेंथ ही है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, ये वाला भी लेंथ और ये वाला भी लेंथ। तो मैं एरिया के बारे में लिख सकता हूं लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। और लेंथ इंटू लेंथ दो बार आया तो मैं इसको लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूं, लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एरिया कितना आया, एरिया आया लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया क्या है, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पर, लेंथ पर। और लेंथ इसके अंदर कितने बार शामिल है, 2 बार शामिल है। तो मैं बोलूंगा कि एरिया का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 in लेंथ। इसका जो डायमेंशन है क्या है, वो लेंथ में 2 है बस, और कुछ भी नहीं, 2 in लेंथ, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर मैं इस तरह से बोलता हूं कि 1 in लेंथ -1 in टाइम, तो बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। साइंस वाले क्या होते हैं, शॉर्ट में बोलना चाहते हैं। वो किलोमीटर नहीं बोलते हैं, km बोलते हैं, सेंटीमीटर की जगह पे cm बोलते हैं, मीटर को सिर्फ m लिख देते हैं। तो ये लिखने में, बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, 1 in लेंथ -1 in टाइम। तो फिर हमने क्या किया कि एक मैथमेटिकल तरीका निकाला। मैथमेटिकल तरीका निकाला कि हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 ही तो हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए 7 में सिंबल बना लूं तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा याद करना। तो इन 7 का सिंबल बनाया गया। बोला गया कि मास का सिंबल रहेगा m, लेंथ का सिंबल रहेगा l, टाइम का सिंबल रहेगा t, टेम्परेचर का सिंबल रहेगा k, इलेक्ट्रिक करंट का रहेगा a, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का रहेगा cd या cad भी लिखते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का रहेगा मोल, mol, या इसको म्यू से भी कई जगह दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को भी एनसीईआरटी में ए से दिखाया गया है, और एच.सी. वर्मा वाला बुक जो है उसमें दिखाया गया है आई से। तो ये इनके सिंबल होते हैं। के को भी, ये जो टेम्परेचर का सिंबल हमने के बनाया है, कई जगह थीटा से भी दिखाते हैं। और फिर इनको ऐसे ही नहीं रखा गया, इनको डिफरेंट एक आइडेंटिटी देने के लिए, इनका पहचान बताने के लिए इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा गया। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने रखा, ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए गए। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनाए गए, क्योंकि ये असल में इस तरह के कोई नंबर्स नहीं है जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल से करें। ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि यूनिट को बता रहा है, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि मुझे लेंथ प्लस लेंथ चाहिए, लंबाई में लंबाई को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा। अगर मैं लंबाई में लंबाई को जोड़ूं तो क्या मिलेगा, तो लंबाई में लंबाई को जोड़ेंगे तो टाइम थोड़े ही मिल जाएगा। लंबाई में लंबाई को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लंबाई। क्या मैं लंबाई में टाइम को जोड़ सकता हूं, नहीं ऐड कर सकता हूं। लेंथ में अगर मैं लेंथ को ऐड करूंगा तो लेंथ आएगा, तो एल, लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। मैं इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, एल प्लस एल इज इक्वल टू एल।
लेकिन अगर कोई मैथमेटिक्स वाला बंदा होगा तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा कि भाई साहब L प्लस एल इज इक्वल टू, तो 2L होना चाहिए, L क्यों लिखा है? तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये आपका वाला फिजिकल मतलब आपका वाला नंबर नहीं है, ये कुछ और ही है। ये सिर्फ क्या बताता है, ये सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताता है, ये किसी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, ये किसी यूनिट के बारे में बता रहा है, ये कोई नंबर नहीं है जिसको हम लोग नॉर्मल तरीके से ऐड कर लें। तो मैं लिखता हूं लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, मतलब L प्लस एल इज इक्वल टू L। ठीक है, जब भी कोई इस तरह का मैथमेटिक्स आता है जिसका कैलकुलेशन थोड़े डिफरेंट तरीके से होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको दूसरे सिंबल से दिखाते हैं, दूसरे तरीके से दिखाते हैं। जैसे वेक्टर, आगे पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर। अगर मुझे इसके ऊपर 2 फोर्स लगाना हो 10-10 न्यूटन का, तो बताइए वो 10 और 10 न्यूटन के फोर्स मिलकर के कितने हो जाएंगे? तो जो फिजिक्स जानता है उसको पता है कि अगर मैं 10 और 10 दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा दिया तो मिलकर के 20 हो जाएंगे। अगर मैं 10 और 10 इस तरह से लगा दूं, 10 इधर लगाऊं 10 इधर लगाऊं, तो 10 कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगर मैं 10 इधर लगा दूं 10 इधर लगा दूं, तो 10 और 10 मिलकर कितने हो जाएंगे? 10√2 14.1 हो जाएंगे। तो इनका मैथमेटिक्स अलग है। 10 प्लस 10 20 भी हो जा रहा है, 10 और 10 मिलकर 0 भी हो जा रहा है, 10 और 10 मिलकर 14.1 भी हो जा रहा है, 10 और 10 मिलकर के 0 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है। तो फिर हम इन चीजों को कैसे दिखाते हैं? अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो उसके ऊपर एक एरो लगाता हूं, ये इसकी एक अलग पहचान है, ये एरो इसका एक अलग पहचान है। ये बताता है कि ये नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि 10 और 10 हमेशा 20 ही होगा, उसका अलग मैथमेटिक्स है, अलग रूल है। तो अलग रूल है, कैसे पहचानेंगे? तो उसका एक पहचान चिन्ह है। उसी तरह से डायमेंशंस का भी पहचान चिन्ह ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को देख करके हम लोग जान जाते हैं कि ये L प्लस एल का मतलब पूछ रहा है कि लेंथ में लेंथ को ऐड करें तो क्या मिलेगा। तो इसी वजह से इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। आई बात समझ में? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके सातों सिंबल, और इन सिंबल्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख करके दिखा रहे हैं। समझ में आ रही होगी बात? तो हम क्या करते हैं कि इतना टेक्स्ट लिखने के बजाय हम बस ये लिखते हैं कि स्पीड का डायमेंशन क्या है, लेंथ में 1 और टाइम में -1। मतलब मैं इसको लिख दूं L1 t-1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं। ठीक है, और 1 पावर हम लोग लिखते भी नहीं है तो ये 1 भी मैं छोड़ सकता हूं। तो बस LT-1 लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, फिर भी मेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है LT-1, पावर -1 लिखा गया, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं LT-1। पावर नहीं पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने का तरीका होता है LT-1। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने LT-1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटीज और उनके सही सही पावर्स लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स हाउ एंड विच बेस क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये वो एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि बेस क्वांटिटीज किस तरह से इंक्लूडेड हैं, कितने पावर के साथ इंक्लूडेड है, ये सब कुछ अगर बता दे तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक तीसरी चीज होती है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके साथ इक्वेट कर दो तो इक्वेशन बन जाएगा। किसका है? ये स्पीड का। तो अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, स्पीड और स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर लगा दूं, इक्वल टू लिख दूं, तो ये क्या बन गया? स्पीड इज इक्वल टू LT-1 क्या बन गया? ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। सिर्फ अगर मैं बोलता हूं डायमेंशन, तो डायमेंशन का मतलब डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन पावर। इन पावर्स को डायमेंशन बोलेंगे। अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है तो सिर्फ मैं ये इतना लिख दूं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर LT-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? अगर मैं पूरा इक्वेट कर दूं, ये किसका डायमेंशन है उसके साथ में इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाता है? डायमेंशनल इक्वेशन। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। आ रही बात समझ में? अब इस डायमेंशन का काम क्या है हमारी जिंदगी में? तो डायमेंशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। पहली चीज तो यह है कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्ट्रक्चर को जब खोल देता है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को देख करके इसका यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है? लेंथ, और ये टाइम का पावर -1। अगर मुझसे पूछा जाएगा स्पीड का यूनिट क्या है, तो मैं बोलूंगा कि लेंथ का कोई भी यूनिट लिख लेते हैं और टाइम का कोई भी यूनिट लिख करके उसके ऊपर -1 लगा देते हैं। जैसे लेंथ का एक यूनिट मैंने लिख लिया सपोज मीटर, लेंथ का यूनिट मैंने एक लिख लिया मीटर।
ये लिखा हुआ है LT -1 है ना, लेंथ का मैंने एक यूनिट लिख लिया मीटर। तो अब मैं इसको लिखूंगा मीटर और यहां पर एक टाइम का यूनिट लिख दूं, तो टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड पावर -1, तो मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लेंथ का एक यूनिट लिख लूं किलोमीटर और टाइम का एक यूनिट लिख लूं आवर, तो किलोमीटर पर आवर ये हो गया। लेंथ का एक यूनिट लिख लूं मैं सेंटीमीटर और टाइम का एक यूनिट लिख लूं मिली सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर मिली सेकेंड ये भी एक यूनिट हो गया। तो किसी भी डायमेंशन को देख करके हम लोग ढेर सारे यूनिट बना सकते हैं। और जब हम लोग किसी भी डायमेंशन को देख करके ढेर सारे यूनिट बना लेते हैं तो हमको ये ख्याल आता है कि अगर मेरे पास कोई छोटा मोटा सा यूनिट दिया हो तो उस यूनिट को देख करके मैं डायमेंशन भी बना सकता हूं। कैसे? अगर मान लो मुझसे पूछा जाए कि बताइए डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो मैं सोचूं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो डेंसिटी का यूनिट मुझे याद आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मुझे डायमेंशन लिखना है तो मैं सोचूंगा ये किलोग्राम से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं, तो किलोग्राम से नापते हैं हम लोग मास को, और मीटर से किस फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं, लंबाई को, तो मास अपॉन लेंथ का क्यूब। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा ml-3, ये हो गया डायमेंशन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यूनिट से हम डायमेंशन बना सकते हैं और डायमेंशन से हम लोग यूनिट भी बना सकते हैं। लेकिन डायमेंशन से यूनिट से डायमेंशन जब हम बनाने जाते हैं तो बड़े लिमिटेड चीजों का बना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिट, जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारे यूनिट साइंटिस्टों के नाम पर आने लगते हैं। जैसे अभी हम स्पीड पढ़ रहे हैं मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन पढ़े मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही फोर्स पर आएंगे न्यूटन, एनर्जी पर आए जूल, फिर आगे आपका दूसरे यूनिट आने लगे, आपके कूलम आने लगा, है ना। उसके बाद से आपका मान लीजिए फैरेड आने लगा। तो साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट आने लगते हैं, वोल्ट आने लगा, ओम आने लगा। हमेशा ये ml और t के टाइप का नहीं दिया रहता है। इसी वजह से हम लोग बहुत सारे यूनिट्स को डायमेंशन में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे हैं उनको तो हम लोग यूनिट को देख करके ही डायमेंशन बता सकते हैं ना। जैसे मान लो एरिया का डायमेंशन पूछा किसी से, तो एरिया का डायमेंशन निकालने के लिए हमको जरूरी थोड़ी है कि हम पूरा L इंटू बी करें, पाई आर स्क्वायर करें, 2πr/h करें, ये सब करने की क्या जरूरत है। हम डायरेक्ट ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, मीटर का मतलब क्या है, मीटर का मतलब है लेंथ, तो मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया लेंथ स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। मीटर से क्या नापते हैं, लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L क्यूब। ठीक है। हमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, तो सोचेंगे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से क्या नापते हैं, लेंथ, सेकंड से क्या नापते हैं, टाइम, तो LT-2। तो ये डायमेंशन जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बन रहे हैं उनको हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, आपका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, इन सबको हम लोग ऐसे उड़ा सकते हैं। समझ में आ रही है बात। इसके बाद हम डायमेंशंस निकालें कैसे। एक तो ये तरीका है, ये बड़ा छोटा तरीका है लेकिन ये बहुत छोटे से रेंज में काम भी आता है। हमको अगर डायमेंशन निकालना होगा तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन कैसे निकाला जाए किसी फिजिकल क्वांटिटी